हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द VWIS। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज अपन मोशन ऑफ द अर्थ का पार्ट 2 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ लिया। आज अपन रिवोल्यूशन मोशन की अपन बात करने वाले हैं। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन बात करते हैं अर्थ के सेकेंड मोशन की, दैट इज़ रिवोल्यूशन मोशन। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी ठीक होंगे, आशा ही करते हैं कि सभी ठीक होए। आज अपन बात करते हैं रिवोल्यूशन मोशन की। रिवोल्यूशन मोशन में आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी बहुत ईजी लगने वाली है, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम के लिंक को मेंशन कर दिया गया है। और जितना हो सके इस वीडियो के नीचे अगर डाउट हो तो जो भी टॉपिक में आपको डाउट हो उस पर कमेंट कीजिए। इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे, उनको कोरियोलिस फोर्स क्या होता है इसके बारे में जानना था। तो आप कंटिन्यूसली आप कमेंट कीजिए, मैंने इनको सॉल्यूशन भी बताया, आपको भी बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज अपन बात करते हैं अर्थ की रिवोल्यूशन मोशन की। जो अर्थ का जो रिवोल्यूशन मोशन है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिक्रमण गति क्या होती है, पहले तो आप इस बात को समझिए कि पहले रोटेशन मोशन में क्या था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही थी। ठीक है, अब रिवोल्यूशन मोशन में क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे तो रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए जब अर्थ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी को परिक्रमण गति बोलते हैं। लेकिन अर्थ जिस पथ पे चक्कर लगाती है या जिस प्रकार से चक्कर लगाती है या जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाती है उस ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं या दीर्घवृत्ताकार कक्षा बोलते हैं। ठीक है, अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी नोट्स बनाने की आदत है। आप भी नोट्स को साथ में लिखिए, आप जितना लिखेंगे चीज़ें उतनी आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, व्हेन द अर्थ rotate around the sun in elliptical path, इसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशनरी मोशन बोलते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है पृथ्वी जब परिक्रमण गति करती है तो एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? तो 365 1/4 डेज का टाइम लगता है। ये जो 1/4 है इज इक्वल, या फिर इनको 6 आवर्स भी बोल सकते हैं, ये हर 4 साल में 6 आवर्स है, ये 1 डे बन जाता है। और ये डे जा कर के कहाँ जुड़ जाता है? ये फेब में जुड़ जाता है। आपको पता है 4 साल बाद 29 फरवरी आती है। ठीक है, जो ये 4 साल बाद जो ईयर आता है इस ईयर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीप ईयर। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना इजी वे में आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे मैंने नोट्स बना के लिखे हैं, व्हेन द अर्थ रोटेट अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, इसी को ही रोटेशन रिवोल्यूशन मोशन बोलते हैं। अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने में 365 1/4 डेज का टाइम लगता है। ये जो 1/4 है हर 4 साल में एक दिन बन जाता है। वो कहाँ काउंट होता है? वो फरवरी में जा कर के 29 फरवरी बन जाता है। और इस 4 साल बाद ही क्या आती है? लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो अब आपको दिखा दिया जाए कि अर्थ कैसे रोटेट करती है। तो इसमें देखिए अर्थ क्या कर रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये जो चक्कर जिस पथ पे लगा रही है, ये जो पथ है, ये जो पथ है, इस पथ को क्या बोलते हैं? इसी को ही एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। एलिप्टिकल पाथ मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ठीक है, जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रिवोल्यूशनरी मोशन बोलते हैं। अब आपको पता है बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशनरी मोशन अर्थ के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सबसे पहले इम्पैक्ट की बात की जाए कि रिवोल्यूशनरी मोशन की वजह से अर्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात की तो जो डे नाइट है इनकी लेंथ डिसाइड होती है कि दिन कितने घंटे का होगा और रात कितने घंटे की होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई। अगर दूसरी बात की जाए तो सीजन फॉर्मेशन होता है, सीजन फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, ऋतुएं बनेगी। और ये चीज़ें दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इन चीज़ों को समझने से पहले आपको मेरे साथ एक चीज़ समझनी पड़ेगी वो क्या है कि जो अपनी पृथ्वी है, जो अपनी अर्थ है, ये मान लो अर्थ, बिल्कुल राउंड नहीं है, ये अर्थ है। आपको पता है मैंने रोटेशन मोशन में बताया था आपको, यहाँ से कुछ इमेजनरी लाइन पास होती है जो सिर्फ एक इमेजनरी है, इनको अपन देख नहीं सकते, सिर्फ अपन इनको इमेजिन कर सकते हैं। कुछ इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे अपन कुछ काल्पनिक रेखाओं की बात करें तो 0 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? फिर इसके बाद दूसरे, अगर ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है अक्षांश। और इंग्लिश में अगर बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश हैं जिनके बारे में अपन को जानना है। अगर मैं दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड की बात करूँ तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे मैंने लिख के बनाया वैसे आप भी बनेंगे। फिर उसके ऊपर बात करते एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड आता है, उसकी बात करते 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। और इसके ऊपर हो जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? इस 0 डिग्री से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। यहाँ तक बात समझ में आई? सिमिलरिटी इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में ही ऐसी ही संरचनाएं बनती हैं, ऐसी ही लाइन है। जैसे मैं अगर ड्रॉ करूँ 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। इंग्लिश में अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? फिर अपन आगे चलते हैं। जैसे 66.5 डिग्री नॉर्थ में है वैसे साउथ में भी है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, और ये 90 डिग्री साउथ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? और 0 डिग्री से जैसे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है, वैसे 0 डिग्री से साउथ में क्या है? सदर्न हेमिस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई? आपको इतनी बात समझ में आएगी तो तभी आपको डे नाइट का जो लेंथ है वो समझ में आएगा, तभी आपको सीजन फॉर्मेशन समझ में आएगी। यहाँ तक समझ में आई? चलो पर एक बार और रिविजन कर लेते हैं इसका। ये वाला देखिए आप, स्लाइड में बताया वही चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। ये आप देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री क्या बोला हुआ है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इमेजिनरी लाइन है, इनको आपको समझना पड़ेगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। ठीक है, ऐसे ही अपन इक्वेटर से साउथ में बात करते हैं 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट। आपको पता है अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ क्या करती है कि कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती है, उन डेट्स के माध्यम से अपन इसके डे और नाइट का लेंथ है और सीजन फॉर्मेशन होता है वो अपन देखते हैं। अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ रोटेशन करते करते कुछ ऐसे 4 ऐसी स्थितियाँ कैप्चर होती है जिसकी वजह से अपने यहाँ पे सीजन फॉर्मेशन होता है और डे नाइट की जो लेंथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अपन सबसे पहले बात करें मार्च की, मार्च में यहाँ पे मान लो अर्थ आई, अर्थ ने आकर के यहाँ पे अर्थ आई, अर्थ की 21 मार्च पे क्या स्थिति होगी वो अपन देखेंगे। जब 21 मार्च को 0 डिग्री, 21 मार्च को 0 डिग्री, ये सन है, इसकी डायरेक्ट जो सनलाइट है कहाँ पड़ रही है? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री पड़ती है
तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनोक्स। ठीक है, स्प्रिंग इक्विनोक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इक्विनोक्स का मतलब क्या होता है, इक्विनोक्स का मतलब होता है इक्वल, मतलब डे नाइट होते हैं वो दोनों ही 12 आवर्स के होते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार देख लीजिए आप, जब 21 मार्च के बाद जब सूरज की किरणें कहाँ पड़ती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, कहाँ पड़ती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है 21 जून को। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस, ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं। जब पृथ्वी फिर से यहाँ से चक्कर लगाती हुई साल में 4 बार, आप क्वार्टरली इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्टरली इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से पृथ्वी फिर से चली, फिर से चल करके यहाँ पे आई, यहाँ पे बात करते हैं सितंबर की, 23 सितंबर को सूरज की किरणें फिर से 0 डिग्री पे पड़ती है, फिर से 0 डिग्री पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, ऑटम इक्विनोक्स, फिर से यहाँ पे दिन रात बराबर हो जाएंगे, फिर अर्थ फिर से घूमेगी और दिसंबर में जब 22 दिसंबर के आसपास इसकी किरणें कहाँ पड़ेगी, 23.5 डिग्री साउथ पड़ती है। इतना आपको समझ में आ गया। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि पृथ्वी घूमती हुई, ये सन है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसे क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी मोशन बोलते हैं। जब अर्थ चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कुछ स्पेशल फिनोमेना जनरेट होते हैं, जिसमें 4 प्रकार की स्थितियां होती है अर्थ की, जिसकी वजह से डे नाइट में जो लेंथ में भी डिफरेंस होता है और डे नाइट में भी इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे सीजन फॉर्मेशन भी होता है। इसको अपन 1 बाय 1 करके अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले अपन बात करते हैं जब सूरज की किरणें 0 डिग्री यानी इक्वेटोरियल लाइन पे पड़ती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अब आपको पता है, मैंने 2 कंडीशन आपको बता दी, भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधे कब पड़ती है, इसकी पड़ती है 21 मार्च। 21 मार्च को जब सूरज की किरणें कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पे पड़ती है, तो इस दिन क्या होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनोक्स बोलते हैं। इस इक्विनोक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इक्वल। अब ये इक्वल क्या होते हैं, डे नाइट, दिन रात का जो ड्यूरेशन है वो बराबर होता है, और ये ड्यूरेशन कितना हो जाता है, 24 आवर्स का हो जाता है। और ये कहाँ होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में ही दिन रात हैं वो 12-12 घंटे के हो जाते हैं। यहाँ तक आपको कंडीशन समझ में आई? अब अपन बात करते हैं, अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो मेरी तो यही राय है कि आप जो आपको इंग्लिश में कुछ वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं उन वर्ड्स को आप लिख लीजिए, आप बार बार रिवीजन करेंगे, आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। हिंदी में आपके लिए थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि चलो फिर भी लिख देते हैं, इक्विनोक्स को बोलते हैं विषुव, और इसको क्या बोलते हैं, वसंत विषुव बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? आई होप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब 21 मार्च से जब सूरज कहाँ बढ़ता है, अब 21 मार्च 0 डिग्री से जब सूरज कहाँ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ, पृथ्वी घूमती हुई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जब सूरज की किरणें ओवरहेड होती है, कहाँ पे, सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पड़ती है। ये कंडीशन कब होगी, 21 जून को सूरज की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ओवरहेड चमकती हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जब सूरज की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ पे गिरती है तो डे नाइट में परिवर्तन आएगा, डे नाइट चेंज होंगे, दिन है वो लगभग 13.5 घंटे का हो जाएगा और रिमेनिंग है वो नाइट हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? लगभग 10.5 घंटे के आसपास का नाइट हो जाएगी। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जब 23.5 डिग्री नॉर्थ पड़ी तो डे नाइट में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन बड़े हो गए, नाइट छोटी हो गई। इसी प्रकार अगर सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होंगे, दिन छोटे हो जाएंगे और नाइट बड़ी हो जाएगी। और जब आप देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जब सूरज की किरणें गिर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सदर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे क्या होंगी, सर्दियाँ होंगी, वहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, एक कंडीशन और देखिए, ये जो अर्थ है, अपन अर्थ को बिल्कुल सिमिलरिटी मानते हैं कि जैसे बिल्कुल सीधी है, जैसे मैं एज एक डायग्राम बताऊँ आपको, आप अर्थ को मानते हैं ऐसे,
कि अर्थ ऐसी है, ये बीच में से नॉर्थ साउथ जुड़ा हुआ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसी ना होकर के, पृथ्वी की स्थिति ऐसी ना होकर के थोड़ी ऐसी है। ये क्या है कि क्यों है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसकी वजह से क्या है कि सूरज की किरणें जब सीधी 23.5 डिग्री पे पड़ रही है, ठीक है, 23.5 डिग्री पड़ रही है, ये जो आर्कटिक सर्किल है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे 6 मंथ सिर्फ डे होगा, यहाँ पे 6 महीने दिन ही होगा, नाइट नहीं होगी, क्योंकि जो सूरज की किरणें कहाँ चमकती है, 23.5 डिग्री साउथ चमकती है और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। वहाँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सूरज की किरणें कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, उसकी वजह से 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है, यहाँ पे 6 महीने का दिन ही होगा, नाइट नहीं होगी। ये आप वहाँ पे देख सकते हैं, 6 मंथ का डे होगा, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स क्या होगी, डे लाइट होगी। अगर आप इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो यहाँ पे 10.5 घंटे का ही दिन होगा, बाकी रातें लंबी हो जाती है। अंटार्कटिक सर्किल की बात करें तो यहाँ पर 6 मंथ क्या होगा, सिर्फ नाइट होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 21 मार्च को सूरज की किरणें कहाँ पड़ी, 21 मार्च को कहाँ पड़ी, 21 मार्च को पड़ी 0 डिग्री पे। अब क्या हुआ, सूरज शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, अब वापस कहाँ जाएगा, 0 डिग्री पे जाएगा। तो अपन फिर से चलते हैं 0 डिग्री पे, ठीक है। जब अर्थ क्या अब 0 डिग्री पे वापस आएगा, जून के बाद क्या आएगा, 21 सितंबर के आसपास। 21 सितंबर के आसपास जब सूरज की किरणें वापस ओवरहेड होती है, कहाँ पे, 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनोस। ऑटम इक्विनोस का मतलब क्या है, शरद विषुव। इसकी वजह से डे नाइट है वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों 12 आवर होंगे। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और सदर्न हेमिस्फेयर है, इन दोनों में दिन रात की जो अवधि कितनी हो जाएगी, डे नाइट की जो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 12 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब अपन बात करते हैं, जब 21 सितंबर को वापस 0 डिग्री पे आ गया तो अब सूरज कहाँ शिफ्ट होगा, अब होगा साउथ में। तो अपन विंटर सोल्स्टिस की बात कर लेते हैं। अब अपन कर लेते हैं 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ जब सूरज की किरणें पड़ती है, कब पड़ती है, 21 दिसंबर को पड़ती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। और अगर हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, विंटर को सर्दी बोलते हैं, सर्द संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आप ट्रांसलेशन कर ही लेंगे। विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डे नाइट, अगर डे नाइट की बात करें, अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो जाहिर सी बात है, जब सदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियां हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होंगे, समर होंगे। उसकी वजह से दिन बड़े हो जाएंगे और नाइट छोटी हो जाएगी, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो यहाँ पे दिन क्या हैं, छोटे हैं और रात बड़ी है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। मैंने एक एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से बताया, तो अपन एक बार हाइपोथेटिकली भी इसको समझ करके देख लेते हैं, ठीक है। अपन दूसरे पेज पे इसकी बात करते हैं। ये देखिए, अब अपन बात करते हैं एक साथ सीजन फॉर्मेशन और डे नाइट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अपन डेट, लैटिट्यूड ऐसे आप बनाइए, लैटिट्यूड, डे नाइट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और सीज़न, ठीक है। अगर मैं बात करूं 21 मार्च की, 21 मार्च को सूरज की किरणें कहाँ पड़ेगी, तो पड़ेगी 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन पे पड़ेगी। उसकी वजह से क्या होंगे, दिन रात दोनों ही 12 आवर्स के होंगे, ठीक है। उसकी वजह से सीजन फॉर्मेशन कौन सा होगा, स्प्रिंग, वसंत ऋतु होएगी उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम वसंत ऋतु होगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनोस, ठीक है, स्प्रिंग होगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। 21 मार्च के बाद अगर अपन बात करें 21 जून की,
21 जून को सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ पड़ेंगी, कर्क रेखा पे पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, डे नाइट में यहाँ पे दिन बड़े हो जाएंगे और नाइट छोटी हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसकी वजह से 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है या फिर जो पोलर एरिया है वहाँ पे 6 मंथ सिर्फ डे होगा, यहाँ पे सूरज ढलेगा नहीं, लाइट ही रहेगी पूरी। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिक। इतनी आपको अंग्रेजी में कोई महारत इतनी कोई हार्ड अंग्रेजी नहीं है, आपको इंग्लिश सीखने में बिल्कुल भी झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए। आपको इंग्लिश बोलना आना भी चाहिए, आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को कैप्चर करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे भी आज का टाइम है, मॉडर्न टाइम है, उसमें इंग्लिश की अपने आप में एक बहुत नीड है। इसके बाद आप देखिए 21 जून के बाद जब वापस क्या होगा, 21 सितंबर को सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी? 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ठीक है, उस डे और नाइट है दोनों इक्वल हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? इसको ऑटम इक्विनोक्स बोलते हैं। अपन बात करते हैं 21 दिसंबर के आसपास जब सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी? 23.5 डिग्री साउथ। तो इसकी वजह से क्या होगा, डे नाइट में चेंज आएगा, तो दिन बड़े हो जाएंगे और नाइट छोटी हो जाएगी। कहाँ हो जाएंगी? ये हो जाएंगी सदर्न हेमिस्फेयर में। इसकी बजाय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, उस टाइम पे विंटर, सर्दियाँ चल रही होंगी। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टिक। यहाँ तक आपको जो समझ में आई, ये आपको चार्ट ऐसे ही बनाना है, इसको आप बार बार देखते जाइए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये अपने आप में क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी में फिर से इन चीज़ों का डिस्कशन होगा। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आएगी। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिनोमेना की तरफ, दैट इज़ जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आप मेरी बात सुनिए, जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है तो 2 कंडीशन बनती हैं जो कि रिवोल्यूशनरी मोशन के साथ में जुड़े हुए हैं। 2 टर्म्स, वो टर्म्स कौन से हैं? जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई सूरज के बिल्कुल क्लोज आ जाती है, थोड़ी क्लोज आ जाती है। ठीक है, चक्कर लगाती है, क्लोज आ जाती है, इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, और ये कंडीशन कब होती है? ये होती है 3 जनवरी के आसपास। ठीक है, जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो उससे पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है तो सूरज के पास क्लोज आ जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन बोलते हैं जियोग्राफिकल टर्म में। और ये कंडीशन कब होती है? 3 जनवरी के आसपास। ठीक है, दूसरी अपन बात करें कि तो होगी क्लोज की। अब अपन बात करें जब पृथ्वी चक्कर लगाती हुई सूरज से दूर चली जाती है, अपनी मैक्सिमम दूरी पे होती है। ठीक है, दूर चली जाती है, या फिर इसको फारतेस्ट बोलते हैं, दूर चली जाती है, अवे हो जाती है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं अप हेलियन। और ये कंडीशन कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? कुछ टर्म्स मैंने बताए हैं आपको, उन टर्म्स को आप याद रखिए। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है पेरीहेलियन क्या होता है, अब हेलियन क्या होता है, ये कंडीशन कब बनती है? ये 3 जनवरी के आसपास बनती है, ये कंडीशन बनती है 4 जुलाई के आसपास। यहाँ तक आपको समझ में आई? 2 टर्म्स को मेरे को डिस्कस करना था। जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसके बिल्कुल क्लोज होती है, क्लोज आ जाती है, उस कंडीशन को पेरीहेलियन बोला जाता है। जब उससे दूर हो जाती है इस कंडीशन को अपहेलियन बोला जाता है। तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपने आज क्या पढ़ा है। आज अपन ने डिस्कस किया है अर्थ के बारे में, अर्थ की रिवोल्यूशनरी मोशन के बारे में अपन डिस्कस किया है। इसमें अपन ने डे नाइट का अपन ने ड्यूरेशन पढ़ लिया। ठीक है, डे नाइट का ड्यूरेशन पढ़ लिया। दूसरा अपन ने सीजन फॉर्मेशन पढ़ लिया, क्योंकि आपको एक बार में चीज़ें, अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार में चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप नोट्स बनाइए, बार बार उनका रिवीजन कीजिए, तभी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो अपन ने पेरीहेलियन के बारे में बात कर लिया, और 4 नंबर बात करें तो अब हेलियन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इन दोनों कंडीशन में
एक कंडीशन को उपसर्ग बोलते हैं, एक को अपसर्ग बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यहाँ तक मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं, जो भी जिस टॉपिक में आपको डाउट है उस पर वीडियो लाया जाएगा। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को आप जितना हो सके, जितने लोगों को आप शेयर कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जीरो से आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। इतना जीरो से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।